वेलकम स्टूडेंट्स। आइए आज हम पढ़ते हैं मौद्रिक नीति के बारे में। मौद्रिक नीति के बारे में समझने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम मौद्रिक नीति का क्या अर्थ है और इसकी क्या परिभाषा है, इसको हम संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। मौद्रिक नीति से तात्पर्य केंद्रीय बैंक की उस नीति से होता है जिसके अंतर्गत वह चलन में मुद्रा तथा साख की मात्रा का नियंत्रण करती है। अर्थात मौद्रिक नीति के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित किए जाते हैं जिनके द्वारा किसी देश का केंद्रीय बैंक मुद्रा व साख के नियमन की विभिन्न विधियों को प्रभावशाली बना सकता है। तो इसका मतलब ये है कि मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक की एक नीति है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की मात्रा है और साख की मात्रा है उसको नियंत्रित करने का काम केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। तो हमारे देश में केंद्रीय बैंक का जो काम है इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक का जो भी कार्य है उस कार्य को करती है और अर्थव्यवस्था में मुद्रा और साख की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करने का काम करती है। तो मेन बात ये है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा और साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए जो नीति बनाई गई है उसी को मौद्रिक नीति कहा जाता है। तो ये जो मौद्रिक नीति होता है ये केंद्रीय बैंक की एक नीति होती है जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा और साख को नियंत्रित किया जाता है। यहाँ परिभाषा भी दिया गया है, आप लोग देख लेंगे। इसके आगे हम बढ़ते हैं मौद्रिक नीति के उद्देश्य। तो मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य होता है, सामान्य उद्देश्य जो हर देश का उद्देश्य हो सकता है, इन उद्देश्यों को हम यहाँ देखेंगे। इसमें पहला है विनिमय दरों में स्थिरता। केंद्रीय बैंक का जो उद्देश्य होता है वो विनिमय दरों में स्थिरता लाना भी होता है। जो केंद्रीय बैंक होता है वो नोटों का निर्गमन करता है। हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों का निर्गमन करता है। नोट छापने का उसे एकाधिकार मिला हुआ है। तो हमारे देश में मुद्रा की मात्रा को अंधाधुंध छापने से क्या होगा, मुद्रा की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगा और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो मुद्रा का वैल्यू है, हमारे देश की मुद्रा की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो इसको स्थिर करना है, विनिमय दरों को स्थिर करना है। तो केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति ऐसी बनाती है कि अर्थव्यवस्था में विनिमय दरों में स्थिरता रहे। हमारे देश की जो मुद्रा है उसका वैल्यू अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक रहे, बहुत कम ना हो। तो हम देखते हैं कि हमारे देश की जो मुद्रा का जो वैल्यू होता है $1 बराबर क्या होता है, तो उसके आधार पर अपने देश की मुद्रा का मूल्य को आंका जाता है। तो इस तरह मौद्रिक नीति का ये उद्देश्य होता है कि अपने देश में जो मुद्रा है उसका वैल्यू कम ना हो, उसका वैल्यू स्थिर रहे। दूसरा है मूल्य स्थिरता लाना, रोजगार में वृद्धि करना, आर्थिक विकास को गति प्रदान करना। ये जो चार उद्देश्य है लगभग सभी देशों में मौद्रिक नीति के उद्देश्य होते हैं। इसके अलावा अलग अलग देश अपनी सुविधा के हिसाब से मौद्रिक नीति बनाता है, अपने देश की परिस्थिति के अनुसार मौद्रिक नीति बनाता है। जैसे विकसित देश के लिए अलग मौद्रिक उद्देश्य हो सकता है, अविकसित जो देश हैं उसके अलग मौद्रिक उद्देश्य हो सकता है। अलग अलग देश अपनी परिस्थिति के अनुसार, वहाँ के वातावरण के हिसाब से, वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है उसके आधार पर अपने देश की मौद्रिक नीतियों का निर्धारण करता है। तो जो विकासशील देश है उन देशों में मौद्रिक नीति के ये उद्देश्य हैं। पहला है आर्थिक विकास की नीति को प्रोत्साहन देना। केंद्रीय बैंक ऐसी मौद्रिक नीति बनाता है कि जो आर्थिक विकास है, देश का जो आर्थिक विकास है वो प्रोत्साहित हो, हतोत्साहित ना हो। तो ऐसी नीतियाँ केंद्रीय बैंक के द्वारा बनाया जाता है। दूसरा है वस्तुओं को एकत्रित करना। बचत को एकत्रित करना भी केंद्रीय बैंक की एक मौद्रिक नीति है ना, मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। लोगों के द्वारा अपनी वस्तुओं को जेवर खरीद कर या जायदाद खरीद कर एकत्रित किया जाता है। तो वो जो बचत है वो बैंकों के पास नहीं आ पाता है ना। तो इसके लिए
केंद्रीय बैंक को बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं का विकास करना होगा। केंद्रीय बैंक जो भी अन्य बैंक हैं, व्यापारिक बैंक हैं, उन बैंकों के विस्तार के लिए नीतियां बनाकर वस्तुओं को अपने पास एकत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा है साख का विस्तार, साख प्रबंधन, साख नियंत्रण, मूल्यों में स्थिरता एवं स्फीति नियंत्रण के द्वारा अर्थव्यवस्था में तेजी ला सकते हैं। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना भी मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। अर्थव्यवस्था में जितने भी जो विकासशील देश होते हैं, इन विकासशील देशों में बेरोजगारी की जो दर होती है अधिक होती है, तो उस बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए भी केंद्रीय बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति बनाई जाती है कि अर्थव्यवस्था में जो बेरोजगार लोग हैं, देश में जो बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार मिल सके, उनकी आय में वृद्धि हो सके, लोग बचत कर सके। और केंद्रीय बैंक बचत और विनियोग में साम्य स्थापित करने का भी काम करता है। तो इसका बचत बढ़ेगा तो विनियोग बढ़ेगा, है ना। तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। भुगतान संतुलन को ठीक करना, भुगतान संतुलन को ठीक करना भी विकासशील देशों में मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। क्योंकि जो विकासशील देश होते हैं, इन विकासशील देशों के पास शुरुआत की अवस्था में इनके पास इतनी संसाधन नहीं होते हैं, देश में उत्पादन नहीं हो पाता है, मशीनी तकनीकी यंत्रों का उत्पादन नहीं हो पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो विकासशील देश होते हैं वो तकनीकी यंत्र, मशीन, है ना, ये सब या तकनीकी ज्ञान विशेषज्ञों को विदेशों से आयात करते हैं। तो इसके कारण भुगतान असंतुलित हो जाता है, तो उसको संतुलित करने का काम भी केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला है साख नियंत्रण। साख नियंत्रण के द्वारा केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को कम और अधिक करती है। तो ये जो विकासशील देश हैं, इन विकासशील देशों की मौद्रिक नीति के उद्देश्य हैं। आगे हम समझेंगे मौद्रिक नीति के यंत्र। मौद्रिक नीति के यंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक है परिमाणात्मक साख नियंत्रण के उपाय और दूसरा है गुणात्मक साख नियंत्रण के उपाय। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिमाणात्मक साख नियंत्रण के उपाय। परिमाणात्मक साख नियंत्रण के उपाय में पहला है बैंक दर। बैंक दर वह दर होता है जिस दर पर केंद्रीय बैंक अपने सदस्य बैंकों को ऋण देता है ना। तो यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा, साख की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हो गया होता है, तो केंद्रीय बैंक दर की मात्रा को बढ़ा देगा। और यदि साख की मात्रा और मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में कम रहता है, तब केंद्रीय बैंक दर को कम रखेगा। तो बैंक दर कम होने से सदस्य बैंक अधिक से अधिक केंद्रीय बैंक से ऋण लेंगे, है ना, और जनता को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएंगे। तो इससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो मात्रा है उसमें वृद्धि हो जाएगी। दूसरा है खुले बाजार की क्रियाएं। इस खुले बाजार की क्रियाएं ओपन मार्केट ऑपरेशन, है ना। तो इसमें खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा भी केंद्रीय बैंक साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसमें जब केंद्रीय बैंक को ये लगता है कि उसके जितने भी सदस्य बैंक हैं, उन सदस्य बैंकों के पास नगद कोष अधिक है और वे उसका प्रयोग साख निर्माण के लिए कर रहे हैं, उधार देने के लिए कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जितना अधिक जो सदस्य बैंक है, व्यापारिक बैंक उधार देगा, उतना ही अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ेगा। केंद्रीय बैंक को साख की मात्रा को कम करना है ऐसी परिस्थिति में, तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा, केंद्रीय बैंक सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं, उन सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना प्रारंभ कर देगा, जिसको सदस्य बैंक के द्वारा खरीदा जाएगा। सदस्य बैंक खरीदेंगे उसको, तब जो सदस्य बैंक हैं, उन सदस्य बैंकों का जो नगद कोष है वो केंद्रीय बैंक के पास पहुंच जाएगा। तो क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में चलन में मुद्रा की जो मात्रा है वो कम हो जाएगा। और इसके विपरीत यदि देश में साख की मात्रा कम हो जाती है, तब वह इन बेची जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं, इन सरकारी प्रतिभूतियों को केंद्रीय बैंक क्या करेगा, खरीदना शुरू करेगा। तो इससे प्रतिभूतियां केंद्रीय बैंक के पास आ जाएगी और जो कोष है
वो कोष यानी कि मुद्रा जो है वो व्यापारिक बैंकों के पास पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार बैंक के पास जो अतिरिक्त कोष है उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाएगी और सदस्य जो बैंक है, जो व्यापारिक बैंक है, उनकी कोष में वृद्धि होने से क्या होगा कि वो अधिक मात्रा में जनता को उधार देना चालू कर देंगे। तो इससे अर्थव्यवस्था में क्या होगा, मुद्रास्फीति या मुद्रा का प्रसार होगा। तो इस तरह हम ये बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो खुले बाजार की क्रियाएं हैं, इस खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा भी जो केंद्रीय बैंक है वो साख की मात्रा को या मुद्रा की मात्रा को कम या अधिक करने के लिए ये नीति अपनाता है। तीसरा है परिवर्तनशील न्यूनतम कोषानुपात। केंद्रीय बैंक हम जानते हैं बैंकों का बैंक है। व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के ग्राहक होते हैं। जितने भी सदस्य बैंक है वो व्यापारिक बैंक के ग्राहक होते हैं। उन सभी को केंद्रीय बैंक के पास अपनी कुल जमा का एक जो निश्चित प्रतिशत होता है केंद्रीय बैंक के पास जमा करना पड़ता है। केंद्रीय बैंक को ये अधिकार होता है कि वह अपनी जो न्यूनतम कोषानुपात है उसमें परिवर्तन करके बैंकों के साख निर्माण करने की शक्ति को नियंत्रित कर सकती है। जब केंद्रीय बैंक के पास न्यूनतम कोषानुपात को जब केंद्रीय बैंक बढ़ा देता है तो क्या होगा, सदस्य बैंकों के पास जो नगद राशि है वो कम हो जाएगी और उनकी ऋण देने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगा। और इसके विपरीत यदि जब केंद्रीय बैंक या हम बोल सकते हैं आरबीआई न्यूनतम कोषानुपात को कम कर देता है तो जितने भी व्यापारिक बैंकों के पास नकदी की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इसमें ऋण देने की जो शक्ति है व्यापारिक बैंकों की वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और साख का विस्तार होगा। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी। तो अर्थव्यवस्था की परिस्थिति के अनुसार यदि अर्थव्यवस्था में अधिक मुद्रा की आवश्यकता है, साख मुद्रा की आवश्यकता है तो न्यूनतम जो कोष अनुपात है उसको कम रखा जाता है। और यदि अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा की कम आवश्यकता है और मुद्रा की मात्रा की भी कम आवश्यकता है तो ऐसे समय में न्यूनतम कोष अनुपात को केंद्रीय बैंक के द्वारा बढ़ा दिया जाता है। अगला हम समझेंगे तरल कोष अनुपात में परिवर्तन। तरल कोष अनुपात में परिवर्तन के अंतर्गत जितने भी व्यापारिक बैंक होते हैं उन व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल संपत्ति का जो भाग होता है एक भाग केंद्रीय बैंक के पास अनिवार्य रूप से तरल रूप में रखना पड़ता है। इसी को तरल कोष अनुपात कहा जाता है। तो साख की मात्रा को कम या अधिक करने के लिए केंद्रीय बैंक जो होता है वो इसके अनुपात में परिवर्तन करता है। वो देखता है कि यदि देश में साख का प्रसार करना है तो तरल कोष अनुपात को केंद्रीय बैंक कम कर देगा और यदि देश में साख की मात्रा को कम करना है तो तरल कोष अनुपात को बढ़ा दिया जाएगा। तो इस प्रकार केंद्रीय बैंक तरल कोष अनुपात से साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला हम देखेंगे रेपो रेट। रेपो रेट को पुनर्खरीद विकल्प दर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो रेपो रेट है यह अल्पकालीन तरलता उपलब्ध कराने की एक केंद्रीय बैंक के द्वारा व्यवस्था दी गई है। इसके अंतर्गत केवल 1 वर्ष तक के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें जब व्यापारिक बैंक अपनी प्रतिभूतियां जो है उसको रिजर्व बैंक को एक शर्त पर विक्रय करती है कि इन प्रतिभूतियों को भविष्य में वह पुनः खरीद लेगी। तो रिजर्व बैंक को जो व्यापारिक बैंकों के द्वारा अल्पकालीन ऋण के बदले में जो ब्याज दिया जाता है उसी को रेपो रेट कहा जाता है। तो दूसरे शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि रेपो रेट केंद्रीय बैंक की एक मौद्रिक दर है जिसमें केंद्रीय बैंक या हम बोल सकते हैं आरबीआई बैंकिंग क्षेत्र में जो फंड है उस फंड को निकालने के लिए किसी समझौते के अंतर्गत प्रतिभूतियों को बेचता है और भविष्य में पुनः उसे क्रय भी कर लेता है, खरीद भी लेता है ना। तो
तो जब आरबीआई को साख का संकुचन करना होता है तो वह क्या करेगा, रेपो रेट को कम कर देगा। और जब रिजर्व बैंक अधिक प्रतिभूतियाँ कम करेगा, रेपो रेट को कम करेगा, तो जितने भी सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं उन प्रतिभूतियों को रिजर्व बैंक से कौन खरीदेगा, जितने भी सदस्य बैंकों के द्वारा खरीदा जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक अधिक प्रतिभूतियाँ बेचकर चलन की मुद्रा को अपने पास खींच लेते हैं। तो इसके विपरीत जब मौद्रिक नीति का उद्देश्य साख का प्रसार करना होता है तो वह रेपो रेट को बढ़ा देता है ना। तो ऐसी स्थिति में खरीदी गई जो प्रतिभूतियां हैं वो ब्याज दर अधिक उसमें मिलने लगता है। तो इसके कारण जितने भी बेची गई क्रय की गई प्रतिभूतियां होती है रिजर्व बैंक के पास, वो विक्रय के लिए फिर से वापस आने लगती है। तो इस प्रकार रेपो रेट से भी चलन में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका मतलब संक्षिप्त में हम ये समझ सकते हैं कि जब आरबीआई के द्वारा साख संकुचन करना होता है तो वह रेपो रेट को कम कर देता है ताकि जो प्रतिभूतियां हैं वो सस्ती हो जाए और व्यापारिक बैंकों के द्वारा खरीदा जाएगा। और यदि साख प्रसार करना है तो रेपो रेट को अधिक कर दिया जाता है। अधिक करने से प्रतिभूतियां जो होती है वो महंगी हो जाती है। जब महंगी हो जाती है तो जितने भी व्यापारिक बैंक हैं वो अपनी जो प्रतिभूतियां हैं उसको वो केंद्रीय बैंक के पास बेचती है। तो इस तरह साख की मात्रा को केंद्रीय बैंक नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट के द्वारा भी नियंत्रित करने का प्रयास करती है। अगला हम देखेंगे रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट आरबीआई और जितने भी व्यापारिक बैंक हैं इन व्यापारिक बैंकों के बीच में एक समझौता हुआ रहता है। इसमें आरबीआई प्रतिभूतियों को बेचकर व्यापारिक बैंकों से जितने भी जो भी संसाधन उनसे प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त करता है उसको, और भविष्य में उन प्रतिभूतियों को पुनः वापस खरीदने का भी वो समझौता करता है। तो इस समझौता के अंतर्गत जो देय ब्याज रहता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होगा, साख का विस्तार होगा, क्योंकि व्यापारिक बैंकों को अधिक ब्याज मिलता है, इससे वे प्रतिभूतियों को बेचकर अधिक मुद्रा प्राप्त करेंगे। तो इससे क्या होगा, साख देने की उनकी जो क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाएगी, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी। इसके विपरीत यदि रेपो रेट घटा दिया जाता है तो इससे अर्थव्यवस्था में संकुचन की स्थिति निर्मित होती है। तो इस तरह साख की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। अगला है गुणात्मक साख नियंत्रण। गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत पहला है चयनात्मक साख नियंत्रण। तो केंद्रीय बैंक चयनात्मक साख नियंत्रण के द्वारा भी साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था को केंद्रीय बैंक प्रभावित ना करके केवल कुछ विशेष क्षेत्रों की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें कुछ उपाय केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। इसके लिए कुछ क्षेत्र के लिए जो केंद्रीय बैंक होता है वो उदार साख नीति अपनाता है और कुछ क्षेत्रों के लिए कठोर साख नीतियों को अपनाता है। तो इसमें साख नियंत्रण, चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत जैसे हम यहाँ देखते हैं ऋण की सीमाओं में परिवर्तन। रिजर्व बैंक ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करके भी मुद्रा की मात्रा को कम या अधिक कर सकता है। जब व्यापारी सट्टा के उद्देश्य से वस्तुओं की जमानत के आधार पर व्यापारी बैंकों से ऋण अपना स्वीकार करा लेते हैं और वस्तुओं का संग्रह करके वो मुनाफाखोरी करते हैं, ऐसी परिस्थिति में रिजर्व बैंक क्या करता है, व्यापारिक बैंकों की जो ऋण देने की जो सीमा है उसको कम कर देता है। तो इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में जो सट्टेबाजी की प्रवृत्ति है या मुनाफाखोरी जो हो रहा है व्यापारियों के द्वारा किया जा रहा है उस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है, नियंत्रण लगाया जाता है। अगला है ब्याज दर में भिन्नता, या इसको कटौती दर भी कहा जाता है। तो इसमें इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक अलग अलग बिलों के लिए अलग अलग मात्रा में ब्याज दर या कटौती दर निर्धारित करती है। जैसे आरबीआई कृषि के लिए साख का प्रोत्साहन देना चाहती है
तो कृषि बिलों के लिए वो ब्याज की दर कम रखेगा, और यदि व्यापार उद्योग के लिए ऋण की मात्रा को सीमित करना चाहता है तो ऐसी परिस्थिति में व्यापार और उद्योग बिलों के लिए ब्याज दर बढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसे समय में जितने भी व्यापारिक बैंक है वो कृषि क्षेत्र के लिए अधिक ऋण स्वीकृत करेगा, और जो उद्योग क्षेत्र हैं उनके लिए कम ऋण स्वीकृत करेगा, क्योंकि उद्योग क्षेत्र के लिए अधिक ऋण नहीं दे सकते क्योंकि इसकी ब्याज दर जो है वो अधिक है। अगला है आयात पूर्व जमा। जब देश में आयात को कम करना रहता है, आयात अधिक हो जा रहा है और उसको कम करना है, तो ऐसे समय में केंद्रीय बैंक आयात पूर्व जमा की नीति को अपनाता है। तो आयात पूर्व जमा करवाने का उद्देश्य ये है कि जो भी आयात करता है वस्तुओं का, उसको पहले आयात लाइसेंस दिया जाता है ना। तो आयात लाइसेंस देते समय आयात मूल्य का एक जो निश्चित प्रतिशत होता है वो केंद्रीय बैंक के पास जमा करना होता है। इससे क्या होगा कि साख का विस्तार और संकुचन को इससे नियंत्रित किया जा सकता है। तो साख के विस्तार की दशा में आयात के लिए जमा राशि में क्या किया जाएगा, कमी कर दी जाती है, जिससे आयात में वृद्धि हो सके, और साख संकुचन की दशा में आयात पूर्व जमा राशि को अधिक कर दिया जाता है। तो इस तरह जो आरबीआई है वो साख की मात्रा को कम या अधिक कर सकती है। इसके अलावा है उपभोक्ता किस्त पर साख का नियंत्रण। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो भी उपभोग की जो मूल्यवान वस्तुएं हैं, जैसे मोटर, कार, फ्रिज, टेलीविज़न सेट, ये सब जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं इसको जनता के द्वारा किस्तों में खरीदा जाता है। तो इस व्यवस्था से बैंक साख की मात्रा बढ़ जाने का भय हमेशा बना रहता है। तो यदि अर्थव्यवस्था में तेजी है तो उपभोक्ता साख का संकोचन किया जाता है, और यदि अर्थव्यवस्था में मंदी है तो उपभोक्ता साख का विस्तार करके लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाया जाता है। इसके लिए केंद्रीय बैंक किस्तों की संख्या निर्धारित करता है, भुगतान अवधि को निश्चित करके साख को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि उपभोक्ता किस्त साख पर नियंत्रण केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला है साख की राशनिंग। साख का गुणात्मक नियंत्रण का यह भी एक तरीका है। केंद्रीय बैंक, क्योंकि हम जानते हैं बैंकों का बैंक होता है, केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता होता है। अन्य बैंकों की साख क्षमता को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक साख की राशनिंग भी कर सकता है। साख की जो मात्रा है उसको कम भी कर सकता है। तो इसके लिए कई उपाय केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाया जा सकता है। जैसे बैंकों के लिए जो बिल हैं, बिल को पुनः भुनाने की जो सुविधा होती है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो बिल हैं, बिलों को भुनाने की सुविधा को सीमित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त और भी उपाय हैं, जैसे विभिन्न उद्योगों या व्यवसायों को दिए जाने वाले जो ऋण हैं उसकी सीमा को निश्चित करके भी साख की जो राशनिंग है वो कर दी जाती है। अगला है प्रत्यक्ष कार्यवाही। यदि कोई व्यापारी बैंक केंद्रीय बैंक की नीतियों का पालन नहीं कर रहा है तो वह प्रत्यक्ष कार्यवाही कर सकता है। जैसे बैंकों की पुनः कटौती की सुविधा देना बंद कर देता है, ऋण देने से मना कर देता है, या कोई उसकी नीतियों का पालन नहीं कर रहा है तो मौद्रिक दंड भी उनसे वसूलता है। तो इस तरह प्रत्यक्ष कार्यवाही द्वारा केंद्रीय बैंक अपनी नीतियों को मानने के लिए बाध्य कर सकता है। तो इस तरह केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करने में वो सफल हो जाता है। अगला है नैतिक दबाव। केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को परामर्श भी देता है। इसमें बैंक शक्ति का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि जितने भी वाणिज्यिक बैंकें हैं उनको समझा बुझाकर साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला है प्रचार। केंद्रीय बैंक पत्र पत्रिकाओं एवं पुस्तकों का भी प्रकाशन करता है। तो इसके माध्यम से वह देश की आर्थिक स्थिति को जनता के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, और अपने भविष्य की जो नीति है उसका संकेत भी इन पुस्तकों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से वो दे देता है।
तो इन प्रकाशनों से जो व्यापारिक बैंक है वो केंद्रीय बैंक के बारे में जान जाते हैं कि आगे कौन सी नीतियां वो अपनाने वाला है। तो इससे भी जो केंद्रीय बैंक है पहले ही अपनी जो साख नीति है उसको वो पहले ही ठीक कर लेते हैं। आगे हम देखेंगे इसकी सीमाएं इस तरह है। अमौद्रिक क्षेत्र होने के कारण मौद्रिक नीति सफल नहीं हो पाता है। हम देखते हैं कि विकासशील देशों में बहुत सारा जो क्षेत्र होता है वो अमौद्रिक होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं अपनी आवश्यकताओं को एक दूसरे से वस्तुएं अदला बदली करके भी वो अपना आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। दूसरा है संगठित मुद्रा बाजार की कमी, बिल बाजार का अभाव, साख मुद्रा का कम प्रचलन, यहाँ पर बैंकिंग संस्थाओं का सहयोग कम रहता है, लोगों की बैंकिंग आदतों का अभाव रहता है और सुसंगठित ब्याज दर की भी कमी रहती है। तो ये सारे सीमाएं हैं। ये विकासशील देशों में मौद्रिक नीति को अपनाने में वो बाधक सिद्ध होते हैं। तो ये सब मौद्रिक नीति की सीमाएं हैं जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति इन सभी के कारण जितना सफल होना चाहिए उतने सफल नहीं हो पाती है।